नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जहाँ पर सीड हैबिट शुरू हो जाती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो सीड होते हैं, जैसे हम ज़्यादातर प्लांट्स को देखते हैं ना, तो उनमें जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर निकलता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनके सीड कभी भी कवर्ड नहीं होते, मतलब नेक्ड होते हैं। वहीं से इनका नाम डिराइव है। जिम्नो मीन्स नेक्ड और स्पर्मा मीन्स सीड, ठीक है। फर्स्ट सीड प्लांट्स होते हैं, लेकिन ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड बनाते हैं इन फ्यूचर, और ओवरी वॉल फ्रूट बनाती है, यानी कि जो इनके अंदर सीड बनेंगे फ्रूट के अंदर नहीं बनेंगे, वो एक्सपोज रहते हैं, मतलब खुले, कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं होता इनमें, ठीक है। पहले भी बाद में भी कोई फूल फल नहीं होता, सीधे सीड होते हैं, ठीक है। ये कवर्ड नहीं होते, ये नेक्ड होते हैं, ओके। इसीलिए जिम्नोस्पर्म इनका नाम है। जिम्नोस्पर्म के अंदर हम मीडियम साइज ट्री भी देखने को मिल जाते हैं, और लंबे लंबे पेड़ पौधे भी, और छोटी छोटी वो जो झाड़ियाँ सी होती है ना, वो भी देखने को मिल जाती है हमें जिम्नोस्पर्म में। मतलब काफ़ी वैरायटी होती है इनकी, ठीक है। जैसे रेडवुड ट्री हो गया, सिक्वोया, ये टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में से एक है। जनरली इनकी रूट्स टैप रूट होती हैं। टैप रूट बेटा कैसी होती हैं? टैप रूट होती हैं आपकी इस तरह की, जो जिनमें आपकी जो रूट है ना, वो सिर्फ एक मेन रूट, प्राइमरी रूट ये होती है मेन, ठीक है। फिर वो सेकेंडरी टर्शरी में से निकलती रहती है, लेकिन प्राइमरी रूट एक ही होती है, जो आपको बिल्कुल विजिबल दी जाती है, वो होती है टैप रूट, ठीक है भाई। रूट्स इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोरिजा। आपको बताया था मैंने कि कई फंगस होती है जो हायर प्लांट्स के रूट्स में रहती हैं, तो वो माइकोरिजा बनाती है। जैसे पाइनस जो है उसमें फंगस रहती है उसके रूट में, ठीक है, और वो हेल्प करवाती है उसकी। वही काम क्या होता है माइकोरिजा में, फंगस का मिनरल एब्जॉर्ब करके देना। जबकि साइकस जैसी कुछ स्पीसीज होती हैं जिसमें जो रूट्स होती हैं ना, थोड़ी सी कोइल्ड कोरोलॉइड, मतलब थोड़ी सी गांठें सी बन रही हुई होती है उनकी रूट्स में, और उनमें क्या होती हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेटिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो उनको नाइट्रोजन को फिक्स करवा के कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड स्टेम्स इस तरह की भी हो सकती है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक उससे कोई भी स्टेम नहीं निकल रही है, वहीं से सारी सीधी लीफ निकल रही है, कोई स्टेम नहीं है, ठीक है। मतलब ब्रांच्ड स्टेम नहीं है। तो अनब्रांच्ड भी हो सकती है स्टेम्स, और ब्रांच, जैसे कि यहाँ पर ये आपको ये दिख रही है, जैसे एक बिल्कुल पूरा प्रॉपर पेड़, और उसमें से स्टेम निकल रही हैं और ब्रांचेस निकल रही हैं अलग अलग स्टेम्स में से, ठीक है। द लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब कि लीफ इस तरह का भी हो सकता है, एक ये यूँ, और ये कंपाउंड भी हो सकता है, मतलब इस तरह से यूँ पूरा, कि आप पता ही नहीं लगा सकते, यूँ कंपाउंड यूँ, ओके। जो साइकस हैं उनमें जो पिन्नेट लीव्स होते हैं वो परसिस्ट फॉर अ ईयर्स। ये पिन्नेट लीव कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे यूँ पॉइंटेड, जैसे आपको ये डायग्राम्स ये फिगर में दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसे निडल लाइक। पिन्नेट ऐसे होते हैं, होते पामेट हमारे हथेली जैसा, और पिन्नेट हमारी जैसे फिंगर जैसी प्रोजेक्शन निकली हुई है, पिन्नेट, ओके। ये ज़रूरी होते हैं क्योंकि जिस तरह के एनवायरनमेंट में जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, वहाँ पर वाटर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये अगर कम निडल जैसे होंगे तो वाटर लॉस बच सकता है, क्योंकि अगर एक लीफ ऐसे होगा चौड़ा तो ट्रांसपिरेशन बहुत इजीली हो सकता है, लेकिन वो इस तरह से होगा तो सरफेस एरिया उनका कैसा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से वाटर लॉस कम से कम होता है, ठीक है। इनके जो क्यूटिकल होता है वो भी बहुत थिक होता है, क्योंकि कम से कम ताकि वाटर लॉस हो पाए। और स्टोमेटा भी थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अगर ये क्यूटिकल पतला हुआ, संकन स्टोमेटा नहीं हुआ, तो वाटर लॉस होगा। तो इसलिए इनकी अडेप्टेशन होती है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से विथस्टैंड करने के लिए। आगे बात करते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। मतलब इनके अंदर, जैसे हमने टेरिडोफाइट में पढ़े थे ना कि होमोस्पोरस होते हैं ज़्यादातर, लेकिन एक आधे में हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी होती है, लेकिन यहाँ पर होते ही ये हेट्रोस्पोरस है। मतलब हैप्लोइड, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे। हैप्लोइड समझ रहे हो ना, कि यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लोइड कंडीशन में होंगे। माइक्रोस्पोर जो मेल बनाएगा, मेल स्पोर, और माएगा जो फीमेल बनाएगा। अब ये दोनों की दोनों जो स्पोर्स होते हैं दोनों तरह के, ये जहाँ पर किस में प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया, एक स्ट्रक्चर होती है स्पोर जिसमें बनते हैं स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया एक जिस लीफ पर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। और ये भी बिल्कुल कॉर्न जैसे, टेरिडोफाइट्स में स्ट्रोबेलाई बन रहे थे ना, कॉर्न जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो कॉर्न माइक्रोस्पोरोफिल को बियर करेगी वो मेल स्ट्रोबेलाई बोलेंगे उसको, और जो मेगास्पोरोफिल को बियर करेगी उसको फीमेल स्ट्रोबेलाई, ठीक है। अब ये जो मेल माइक्रोस्पोरोफिल है
ये स्पोर प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर, और वहाँ से प्रोड्यूस करता है ये मेल गैमेटोफाइट, और एक्चुअल में इनके अंदर मेल गैमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन, ठीक है, वो उसी के ऊपर बनेगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाई पे पोलन ग्रेन नहीं, उसके अंदर क्या होती है, ये मेल और फीमेल जो कॉन्स हैं या स्ट्रोबिलाई हैं वो एक सेम ट्री पर भी बन सकते हैं और किसी किसी में अलग अलग भी बन सकते हैं। ठीक है, वही यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल वाला काम हो गया। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाती है और बना लेती है क्या, वो मेगास्पोर। ठीक है, तो वो मेगास्पोर के अंदर फिर फर्दर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है और फिर वो पोलन ग्रेन आएगा गैमीट लेके, और फिर वो क्या कर देगा, बिल्कुल उसके जो आर्केगोनिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वहाँ पर रिलीज कर देगा मेल गैमीट्स को। ठीक है, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा मेगास्पोर के अंदर, ओव्यूल, जो सीड यही बनाता है, और ये बनेगा कहाँ पर, मेगास्पोरोफिल पर, क्योंकि ओव्यूल फीमेल का पार्ट होता है। ओके, मेगास्पोर से में म्योसिस हो जाएगी और 4 मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन फंक्शनल एक ही होता है। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम, और वही होता है एक्चुअल में, क्योंकि सिर्फ एक ही इनक्लोज होगा जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, और क्या बना लेगा, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्कोगेनिया, जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, वो वहीं पर रहेंगे, ये अभी यहीं, इनको कहीं नहीं जाना, आएगा मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन के अंदर से, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है वो लेके आएगा, ये अपने ऑर्गन पे ही रहेगा जहाँ पर है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जैसे ब्राइफाइट हो गए, ब्राइफाइट में तो भाई हम कहते हैं कि भाई वो एक फ्री लिविंग होता है, इसमें दोनों फ्री लिविंग बताए थे कि जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया से, और जनरली जिम्नोस्पर्म में एयर या वाटर ही लेके जाता है पोलन ग्रेन को फीमेल पार्ट के पास में, और वो चला जाता है कहाँ पर, कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। पोलन ट्यूब बनेगी जो मेल गैमीट्स को आर्केगोनिया तक लेके जाएगी, और वहाँ पे मिल जाएगा ओव्यूल, और वहाँ पे डिस्चार्ज कर देगा अपने गैमीट्स को, और तब ओव्यूल के साथ में जो फीमेल गैमीट है वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और जाइगोट बन जाएगी, जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में और ओव्यूल बना लेगा सीड के अंदर। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स, और ये सीड्स नहीं होते कवर्ड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म। ओके जी, अब आपका एक टॉपिक और रह गया, क्योंकि आपके सिलेबस में से एंजियोस्पर्म तो कट ही गया है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो, ये आपको साइकिल्स जो दिख रही हैं यही आपको सारा सब समझा देंगी। ये आपको फिगर ए दिखाया हुआ है, बी दिखाया हुआ है, सी दिखाया हुआ है। जो ए दिखाया हुआ है उसमें आपकी हैप्लोन्टिक, वो साइकिल हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रही है। ठीक है, जो बी दिखाया हुआ वो डिप्लॉन्टिंग, और सी जो है वो हैप्लो डिप्लॉन्टिंग। तो ध्यान से देखो कि इसको हम हैप्लोन्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लाइफ है, जो इंडिविजुअल है, वो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ज़्यादातर देख लो लीड हैप्लोन्टिक, एनी जो ये जो रेड पिंक सा पोर्शन दिख रहा है, इसी में इंडिविजुअल ज़्यादातर अपनी लाइफ इसी में स्पेंड करता है। वो डिप्लॉयड सिर्फ एक छोटे से टाइम पर होता है जब रिप्रोड्यूस कर रहा हो, अदरवाइज जो लीड करता है वो लाइफ वो हैप्लॉइड फेज में करता है। डिप्लॉयड कंडीशन सिर्फ तब आती है जब फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट बनते ही उसमें हो जाती है म्योसिस, और वो फिर से हैप्लॉइड लाइफ लीड करने लग रहा है। ठीक है, जाइगोट में म्योसिस हो जाएगी और फिर से हैप्लॉइड लाइफ लीड करेगा। जबकि यहाँ पर आप देखो कि जो इंडिविजुअल है वो एज अ डिप्लॉइड लाइफ अपनी लीड कर रहा है, जो ज़्यादातर लाइफ है। यहाँ पर मेन प्लांट बोलिए स्पोरोफाइट है जो 2n कंडीशन में होता है, 2n मतलब डिप्लॉइड, जबकि वो हैप्लॉइड सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब गैमीट बनते हैं तब म्योसिस हो जाएगी एन कंडीशन, फिर फ्यूज़ होकर जाइगोट बन जाएगा 2n, और फिर से वो अपनी 2n कंडीशन में लाइफ लीड करेगा। तो यहाँ पर हैप्लोन्टिक में देखो गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है और स्पोरोफाइट इनके अंदर मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हैप्लॉइड फेज भी शो कर रहा है वो अपनी लाइफ में, और डिप्लॉइड फेज भी, मतलब आधी लाइफ
एज स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होती है और आधी लाइफ एज गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होती है। तो इसलिए हम इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिंग, क्योंकि अपनी लाइफ में दोनों वो करते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी, दोनों लाइफ में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर यही होता है। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड by mitosis. This ability leads to the formation of differentiated plant body, haploid and diploid. Haploid plant body produces gametes by mitosis. Haploid body gametes बना देगी mitosis के through, और the plant body represent a gametophyte. Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophyte plant body. Haploid spores are produced by this plant by, मतलब आप ये सिर्फ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये इंट्रोडक्शन ये देख लो कि जो हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल है उसमें स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट, कि सिर्फ यहाँ पर जाइगोट जो होगा ना जब बनेगा तभी सिर्फ डिप्लॉइड स्टेट आएगी जो स्पोरोफाइट कंडीशन में होगी। ठीक है, लेकिन वो अपनी जो लाइफ है वो क्या करेगा, हैप्लोन्टिक, ज़्यादातर हैप्लोन्टिक में लीड कर रहा है। और ये एग्जांपल किस किस में, जैसे क्लैमिडोमोनास, हम बहुत स्टार्टिंग बात कर चुके, जो लोअर एल्गी और लोअर फंजाई होती है वो अपनी ज़्यादातर जो लाइफ है वो एज हैप्लोन्टिक लीड करती है। जबकि जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल लीड करते हैं, क्योंकि उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉइड होती है हमारे जैसी। जबकि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिंग, उनके अंदर दोनों फेज बराबर बराबर होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं हायर प्लांट्स उनमें डिप्लॉन्टिंग होगा, जो लोअर फंजाई और लोअर एल्गी होते हैं उनमें हैप्लॉन्टिंग, और जो लोअर प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, उनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पर आपके थोड़े से एक्सेप्शन भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये देखो, ये कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि मोस्ट एल्गल जनरेला की, वैसे तो ज़्यादातर जो एल्गी होती हैं वो हैप्लोन्टिक लाइफ लीड करती हैं, लेकिन एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केप्स, ये होती हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिंग, क्योंकि ये बड़ी होती हैं। ये ब्राउन एल्गी है, अगर आपको याद हो तो ब्राउन एल्गी थोड़ी बिल्कुल प्लांट जैसी बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसलिए ये कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिंग लाइफ लीड करती है प्लांट के जैसे ही, जो इनकी ब्रायोफाइट वगैरह जो होती है। और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक होता है, ये एक्सेप्शन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो भाई आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इन शॉर्ट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है कि ऑल्टरनेट करते रहते हैं लाइफ के फेजेस की, एक बार स्पोरोफाइट, एक बार गैमेटोफाइट। कईयों में जैसे कि हमने बात की कि ज़ात की अगर कोई अपनी लाइफ लीड कर रहा है एन कंडीशन में तो हैप्लोन्टिक, अपनी ज़्यादातर जो लाइफ लीड कर रहा है वो डिप्लॉन्टिक 2n कंडीशन में, और यहाँ पर हाफ हाफ, एक बार n एक बार 2n, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल इनके ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट हम लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे।